हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, भारत के बार बार मना करने के बावजूद, लाल आंख दिखाने के बावजूद भी दोस्तों फिर वही हरकत करता दिखाई दे रहे हैं ये देश। लाल सागर में भारतीय जहाज पर बड़ा अटैक दोस्तों, जिस पर 13 भारतीय समेत टोटल 14 चालक दल मौजूद थे। बताएंगे क्या हुआ उनका और किसने किया ये अटैक। तो वहीं भारतीय सीमा के नजदीक चीनी हथियारों की तैनाती पर भारत ने अब दो टूक जवाब दिया पाकिस्तान को। सीधी सीधी चेतावनी दे डाली। पाकिस्तान सीमा पर 250 होवित्जर तोपों की तैनाती पर आया भारत को गुस्सा दोस्तों। तो वहीं आपको बताएंगे अब भारत के नजदीक डोनाल्ड ट्रंप भी सेना उतारने की तैयारी में। आखिर क्यों ऐसा करने जा रहे हैं मिस्टर ट्रंप दोस्तों, क्या है उनका प्लान। तो वहीं क्या पाकिस्तान में बदलने वाली है सत्ता, क्या होने वाला है तख्ता पलट। आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी के पावर प्ले से उड़ी शहबाज और जरदारी की नींद। क्या मोहसिन नकवी बनेंगे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। बताएंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं दोस्तों, क्यों तख्ता पलट की सुगबुगाहट तेज हो गई है पाकिस्तान से। वहीं आपको बताएंगे बांग्लादेश की डिमांड पर विदेश मंत्रालय ने दे दिया टकासा जवाब। शेख हसीना का भारत में होने वाले इस संबोधन पर नहीं लगाएगी भारत सरकार रोक। भारत ने कैसे दिया तगड़ा जवाब बांग्लादेश को। वहीं सबसे बड़ी काम की खबर आपको बताएंगे, अगर आप भी अपने फोन से पेमेंट काटते हैं यानी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी खबर है। क्या भारत में अब खत्म हो जाएगी फ्री यूपीआई सेवा। क्या पैसे लेन देन के लगेंगे चार्जेस, क्या है जानकारी दोस्तों। और अगर आप भी अपने गाड़ियों में तेल भरवाते हैं तो भी आपके लिए बहुत जरूरी खबर है। बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट आज आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि अब बहुत हो गया। भारतीय जहाजों पर और भारतीय लोगों पर अटैक करने वालों को अब मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ ही चुका है। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां लाल सागर में एक बार फिर समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। भारत के झंडे वाला एक मालवाहक जहाज विस्फोटकों से लदी नाव के हमले का शिकार हो गया और बाद में समंदर में डूब गया। दोस्तों राहत की बात यह रही कि जहाज पर सवार सभी 14 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया, जिनमें 13 भारतीय और एक यमनी नागरिक शामिल हैं। भारतीय ध्वज वाले कार्गो पोत फैजे नूरे ओलिया पर यमन के पश्चिमी तट के पास हमला हुआ। सरकारी समर्थन प्राप्त नेशनल रजिस्ट्रेंस फोर्स यानी एनआरएफ के मुताबिक ये हमला हूती नियंत्रण वाले होदे दह बंदरगाह से करीब 13 समुद्री मील दक्षिण में हुआ। इसके बाद यमन के तटरक्षक और नौसेना ने संयुक्त अभियान चलाकर सभी चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला। सभी को चिकित्सा सहायता दी गई और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। एनआरएफ के मुताबिक जहाज पर विस्फोटकों से लदी एक नाव से हमला किया गया। इस हमले के बाद कार्गो पोत समंदर में डूब गया। एनआरएफ ने इस हमले के लिए यमन के हूती विद्रोही समूह को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि खबर आपको बताने तक हूती समूह की ओर से इस आरोप पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हमले का सटीक समय भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। दोस्तों हमले के बाद यमन की तटरक्षक और नौसैनिक इकाइयों ने तुरंत संयुक्त बचाव अभियान शुरू किया। अभियान के दौरान जहाज पर मौजूद सभी 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा दोस्तों, वो जानना बहुत जरूरी है। बता दें विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जो आप सामने देख पा रहे हैं लेटर, कि हम 4 अगस्त 2026 को यमन के तट के पास लाल सागर में डूबे भारतीय झंडे वाले कमर्शियल जहाज एमएसवी फैज नूर ओलिया पर हुए हमले की कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। सभी 13 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। विदेश मंत्रालय ने आगे लिखा कि रियाद में हमारा दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और क्रू की सुरक्षा के लिए यमनी अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से तालमेल बिठा रहा है। हम सहयोग के लिए यमनी अधिकारियों का धन्यवाद करते हैं। इस क्षेत्र में कमर्शियल जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। इस क्षेत्र में कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक इस क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों से जहाजों की आवाजाही और व्यापार को बिना किसी रुकावट के जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। दोस्तों भारत के बार बार लगातार कहने के बावजूद भी अपनी हरकतों से ये देश बाज नहीं आ रहे। जो भी इन जहाजों पर अटैक कर रहा है, हालांकि उसका नाम उजागर नहीं हो पाया है, लेकिन आरोप सीधा सीधा हूती कि इन समूहों पर लगाया जा रहा है।
लेकिन दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि आखिर कब तक ऐसे ही जहाजों पर अटैक होते रहेंगे और अपने भारतीय या तो अपनी जान गंवा बैठेंगे या फिर घायल होते रहेंगे। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? भारत के बार बार कहने के बावजूद भी मानता नहीं दिखाई दे रहा। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या है इसका सॉल्यूशन? कैसे भारत को टैकल करना चाहिए इन अटैक को? जो भी आपकी निजी राय, निजी सुझाव हो, कमेंट करके बताइएगा। रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इन भारतीयों की जान बचने के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, ताकि ये लाइक सीधा यमन के तटरक्षक और नौसैनिक इकाइयों को जाए एज अ थैंक। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें अब भारत ने सीमा पर चीनी हथियारों 250 हॉविजर तोपों की तैनाती पर पाकिस्तान को दो टूक सुनाते हुए दे दी सीधी चेतावनी। जी हां, पाकिस्तान की तरफ से भारत से लगी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में चीन में बनी SH-15 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन तैनाती से जुड़ी खबरों के बीच भारत ने तगड़ा बयान दिया है। भारत की तरफ से दो टूक कहा है कि वो राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा वही करेगा। जी हाँ, विदेश मंत्रालय ने अपनी वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब देते हुए बयान दिया। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद पर भारत का रुख नहीं बदला है, देश अपनी रक्षा के लिए तैयार रहेगा। जायसवाल जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान को कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया गया। हमारी तरफ से रुख यहाँ ये है कि सीमा पार आतंकवाद बंद होना चाहिए। हम अपने राष्ट्रीय हित में जो भी जरूरी होगा करेंगे। इसके लिए हम सतर्कता बरतते आए हैं, हमेशा से सतर्क रहते हैं। इन हथियारों की तैनाती पर रणधीर जायसवाल जी ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद पर भारत की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। रणधीर जायसवाल जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान को कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन अब हम जो भी जैसा भी राष्ट्रीय हित में होगा वैसा तगड़ा जवाब देंगे। यानी क्लियरली बता दिया है पाकिस्तान को कि अब तक तो मात्र ट्रेलर था, असली पिक्चर तो बाकी है। इन हथियारों की तुम तैनाती तो कर रहे हो सीमा के पास, लेकिन अगर जरा भी गलत हरकत करते हुए पकड़े गए तो ऐसा जवाब इस बार दिया जाएगा जैसा तुमने या तुम्हारे देश के लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। अल्टीमेटली तगड़ा चेतावनी दी है दोस्तों पाकिस्तान को भारतीय विदेश मंत्रालय ने, और एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की तगड़ी याद दिला दी पाकिस्तान को। इस पर क्या है आपकी निजी राय दोस्तों, वहीं आपको बता दें। अब भारत के नजदीक सेना उतारने की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप आखिर चीन के करीब ऐसी हिमाकत क्यों कर रहा है अमेरिका? क्या है उसका प्लान बता दें। पिछले 5 महीनों से ईरान जंग में उलझे दुनिया के सबसे ताकतवर देश कहे जाने वाले अमेरिका की नजर अब बांग्लादेश पर आ टिकी है। अमेरिका अब भारत से सटे बंगाल की खाड़ी में सेना उतारने जा रही है। इसका मकसद बांग्लादेश के साथ नौसैनिक अभ्यास करना है और धीरे धीरे बांग्लादेश की हथियारों के लिए चीन पर निर्भरता कम करना है। अमेरिका ने मंगलवार यानी 4 अगस्त को कहा कि वो अपना अगला नौसैनिक अभ्यास आगामी नवंबर में बांग्लादेश में आयोजित करेगा। ढाका के सूत्रों ने बताया कि महत्वपूर्ण नौसैनिक अभ्यास ऑपरेशन ऑफलोड रेडीनेस एंड ट्रेनिंग बोले तो कैरेट को बांग्लादेश और म्यांमार के तट से दूर बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। इसमें अमेरिकी नौसेना और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की नौसेनाओं के साथ साथ बांग्लादेश और श्रीलंका भी शामिल है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से शिष्टाचार भेंट के बाद अमेरिका के पैसिफिक फ्लीट के प्रमुख एडमिरल स्टीफन टी कोहलर का ये घोषित कदम अमेरिकी सेना के पैसिफिक कमांड और बांग्लादेशी सेना के संयुक्त जंगल युद्धाभ्यास टाइगर लाइटनिंग 2026 के तुरंत बाद आया है। ये द्विपक्षीय प्रशिक्षण 19 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक बांग्लादेश के सिलहट स्थित जलालाबाद छावनी में आयोजित किया गया था। बांग्लादेशी सेना की पैरा कमांडो ब्रिगेड और अमेरिकी सेना के पैसिफिक कमांड और ओरेगन आर्मी नेशनल गार्ड के सैनिक उस पखवाड़े भर चले अभ्यास में शामिल थे। इसका आयोजन असम सीमा के बहुत निकट किया गया था। एडमिरल कोहलर और प्रधानमंत्री रहमान के बीच मंगलवार को ही बैठक में बांग्लादेश और अमेरिका के बीच हस्ताक्षर किए जाने के लिए प्रस्तावित जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट पर हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई। इस समझौते पर हस्ताक्षर से दोनों देशों के बीच गोपनीय सैन्य खुफिया जानकारी को सुरक्षित रूप से साझा करने और उसकी रक्षा करने के लिए एक कानूनी संरचना स्थापित होने की उम्मीद है। इसे उस पहले कदम के रूप में देखा जा रहा है जिसके बाद वॉशिंगटन अपने उन्नत रक्षा उपकरण जिनमें जेट विमान भी शामिल है बेच सकेगा। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दे बहुत बड़ी खबर, क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है? नकवी ने फिर खोले शरीफ सरकार के गहरे राज। मुनी नकवी के पावर प्ले से उड़ी शहबाज और जरदारी की नींदें। पाकिस्तान में सत्ता के स्तर पर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। यहाँ दो फाड़ साफ नजर आ रहा है। गृह मंत्री लगातार अपने ही देश की सरकार के शासन व्यवस्था को निशाने पर ले रहे हैं। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने अब एक और बयान दे दिया जो भ्रष्टाचार जैसे संगीन आरोप को उजागर करते हैं। दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब उनके और प्रधानमंत्री
शहबाज शरीफ के बीच अनबन और मनमुटाव की खबरें हैं। नकवी ने पाकिस्तान के इतिहास के सबसे बड़े घोटाले का जिक्र किया है। उनका दावा है कि इसमें जजों से लेकर राजनेताओं तक सरकारी तंत्र के कई अहम लोग शामिल थे। नकवी ने किसी तरह से नामों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उनके सनसनीखेज बयानों ने कई तरह की अटकलों को तेज कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के करीबी माने जाने वाले नकवी ने जोर देकर कहा है कि जिम्मेदार हर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नकवी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के इतिहास में भी कभी इतना बड़ा घोटाला हुआ होगा जिसमें जज, नौकरशाह, राजनेता और बैंकर सभी शामिल हों। नकवी ने कहा कि 21 साल तक रिश्वत दी जाती रही, लोग उसे लेते रहे। हम जिम्मेदार हर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि नकवी ने सेना का जिक्र नहीं किया है। इससे संकेत मिलता है कि उनका बयान नागरिक प्रशासन के लिए था। पिछले कुछ हफ्तों में नकवी और शहबाज शरीफ वाली सरकार के बीच मतभेद खुलकर सामने आए हैं। माना जाता रहा है कि नकवी पाकिस्तान के पीएम बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, साथ ही वो पाकिस्तानी आर्मी चीफ के करीबी रिश्तेदार भी हैं। इधर पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इस पूरे मामले पर चुप है। दोनों पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टियां हैं। इन दोनों पार्टियों का पंजाब और सिंध प्रांत से अच्छा खासा समर्थन मिलता है। जैसा कि नकवी ने अपने बयान में एक बार भी पाकिस्तानी सेना का या आसिम मुनीर का जिक्र नहीं किया। ऐसे में साफ साफ माना जा रहा है कि उन्होंने पहले ही अपने आका आसिम मुनीर और उनके नेतृत्व वाली सेना को क्लीन चिट दे दी है। ऐसे में यह साफ हो गया है कि मोहसिन नकवी का आरोप शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली नागरिक सरकार पर है, वो भी तब जब वो सरकार में नंबर 2 के नेता हैं। इसे नकवी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच बढ़ते तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दोस्तों, क्या वाकई में अब मोहसिन नकवी ही बनेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री? क्या अब हाथ धोकर वो पड़ गए हैं शहबाज के पीछे? अगर ऐसा होता है तो चौंकने वाली बात भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि आसिम मुनीर से करीबी के कारण ही पत्रकार से राजनेता बने मोहसिन नकवी की गिनती जो है वो पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली राजनेताओं में होने लगी थी। मध्य पूर्व संघर्ष के दौरान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए आसिम मुनीर ने मोहसिन नकवी को अपना विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया था। नकवी ने कई बार ईरान का दौरा भी किया और पाकिस्तान के नागरिक सरकार की नुमाइंदगी भी की है, लेकिन इसने शहबाज शरीफ सरकार को इस पूरी प्रक्रिया से दूर रखा। आसिम मुनीर के पास असीमित शक्तियां हैं। ऐसे में अगर उन्होंने चाह लिया तो मोहसिन नकवी को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये थी बड़ी जानकारी दोस्तों अभी की, जहां पाकिस्तान के भीतर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, सरकार में भी अब तो फाड़ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, किसी दिन अगर आप सोकर उठे और आपको पता चले कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बदल गया तो कृपया करके चौंकिएगा मत, समझ जाइएगा कि कुछ ऐसा ही हुआ होगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी क्या इस मुद्दे पर राय अवश्य कमेंट करके बताइएगा। वहीं बता दे दोस्तों, पीओके में बिगड़े हालात, पाकिस्तानी सेना ने मस्जिदों पर हमले किए, इमाम की हत्या से भड़का जन आक्रोश। बता दें, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने गंभीर आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना ने पीओके में कार्रवाई के दौरान मस्जिदों पर हमले किए हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना पर पीओके में लंबे समय तक इंटरनेट बंद करने और पाबंदी को सख्त करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पाकिस्तानी सेना जानबूझकर मस्जिदों पर हमले कर रही है। ऐसे ही एक हमले में मस्जिद के इमाम की मौत हो गई है, जिससे प्रदर्शनकारी भड़क उठे हैं। स्थानीय धार्मिक नेताओं और निवासियों के दावों के मुताबिक पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने भीमबर जिले में एक मस्जिद पर कब्जा कर लिया है। वहीं मीरपुर में शहर की एक मस्जिद के अंदर सुरक्षा कर्मियों का विरोध करने पर कथित तौर पर एक इमाम की हत्या कर दी गई है। इस बीच विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर प्रदर्शनकारियों और आम नागरिकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं पाकिस्तान में सत्तारूढ़ गठबंधन के दो बड़े सहयोगी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बीच पीओके में चल रहे चुनाव को लेकर भी जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर चुनाव में धांधली के आरोप लगा रही हैं। इसी बीच ट्रिपल पी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को चेतावनी देते हुए कहा है कि टिकटॉक आपका काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। कराची का अखबार डाउन की रिपोर्ट के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोमवार को PMLN पर पीओके में हो रहे चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली कराने का आरोप लगाया। इससे कुछ दिन पहले ही बिलावल भुट्टो ने चेतावनी दी थी कि चुनाव चुराने की कोई भी कोशिश हुई तो पाकिस्तान की संघीय सरकार का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। एक्स पर पोस्ट किए गए कई वीडियोस में बिलावल भुट्टो ने कहा है कि ट्रिपल पी का शासन, अधिकार और रोजगार के लिए अभियान अब कश्मीर या गिलगित बाल्टिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा। ये दोनों भारत का अभिन्न हिस्सा है और 1947 से 48 से पाकिस्तान
पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। जी हाँ, बिलावल भुट्टो ने कहा कि यह आंदोलन कश्मीर या गिलगित बाल्टिस्तान के पहाड़ों तक सीमित नहीं रहेगा। इंशाल्लाह मैं पूरे पाकिस्तान में आंदोलन चलाऊंगा। इसके बाद उन्होंने सीधे PMLN को चेतावनी देते हुए कहा कि ध्यान से सुनिए, टिकटॉक आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसा कुछ कटाक्ष किया है शहबाज पर, शहबाज की पार्टी पर बिलावल भुट्टो की पार्टी ने। और बिलावल भुट्टो ने दोस्तों वहीं आपको बता दें, शेख हसीना का भाषण रोकने से भारत का इनकार, बांग्लादेश की मांग पर कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आज 2 साल बाद दिखेंगे पूर्व PM। आपको बता दें, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ऐलान किया है कि वो 5 अगस्त यानी आज के दिन नई दिल्ली स्थित फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस क्लब ऑफ साउथ एशिया, बोले तो FCCSA के कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करेंगी। बांग्लादेश ने भारत से उनके भाषण पर रोक लगाने की मांग कर डाली है। भारत सरकार ने कहा है कि शेख हसीना के ऑनलाइन संबोधन से हमारा जो है कोई भी संबंध नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह कार्यक्रम एक निजी मीडिया संस्था आयोजित करा रही है। भारत सरकार का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। इस मंच पर रखे जाने वाले किसी भी विचार का समर्थन हम नहीं करते हैं। जी हाँ, 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश छोड़ने के बाद ये पहली बार होगा जब शेख हसीना किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आएंगी। फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस क्लब ऑफ साउथ एशिया यानी FCCSA नई दिल्ली स्थित पत्रकारों का संगठन है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। शेख हसीना इसी संगठन के कार्यक्रम में वीडियो लिंक के जरिए शामिल होंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये कार्यक्रम शाम 6 बजे से 6:30 बजे तक चलेगा। बांग्लादेश ने आज सोमवार को भारत से अपील की थी कि शेख हसीना या प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े किसी भी व्यक्ति को भारत की जमीन से राजनीतिक भाषण देने या ऐसी गतिविधियां करने की अनुमति न दी जाए जिससे बांग्लादेश में अस्थिरता फैल सकती हो। यानी भारत ने क्लियरली कह दिया है कि हमें अब इस चीज से कोई मतलब नहीं है। बांग्लादेश की इस डिमांड पर विदेश मंत्रालय ने टकासा जवाब देते हुए साफ साफ कह दिया कि भैया शेख हसीना के संबोधन को हम नहीं रोकेंगे, हमारा कोई मतलब ही नहीं है उनको रोकने का। ऐसे में दोस्तों भारत द्वारा लिए गए इस कदम का क्या आप समर्थन करते हैं? जो भी आपकी राय हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो वहीं उधर आपको बता दें, इधर सिंधु जल पर पिटा पाकिस्तान, उधर गंगा जल पर बांग्लादेश की बारी। बैठक के लिए मांग रहा वक्त, भारत नहीं दे रहा भाव। दोस्तों गंगा जल संधि भारत और बांग्लादेश के बीच के विवाद का नया केंद्र बन गया है। गंगा जल संधि इस साल दिसंबर में खत्म हो रहा है और बांग्लादेश सरकार ने इसको लेकर एक आंतरिक विशेषज्ञ समिति बनाई है। इस समिति का काम 30 साल पुरानी इस संधि के भविष्य पर आगे की बात करना है और इसने नई दिल्ली को चर्चा शुरू करने का अनुरोध भेज दिया है। द प्रिंट ने मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति के हवाले से बताया है कि बांग्लादेश ने 8 जून को बातचीत का अनुरोध भेजा था, लेकिन भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी सूत्रों का कहना है कि बातचीत सही तरीके से यानी जॉइंट रिवर्स कमीशन के जरिए और ऐसे समय पर होगी जो दोनों पक्षों के लिए सुविधाजनक हो। ढाका ने 2026 की भौगोलिक स्थितियों का ध्यान में रखते हुए सीमा पार नदियों के पानी के बंटवारे से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर नई दिल्ली के साथ बातचीत करने के लिए एक आंतरिक समिति बनाने का कदम उठाया है। दोस्तों दोनों देशों के बीच 54 नदियां जो है वो बहती हैं। 12 दिसंबर 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री देवे गौड़ा और शेख हसीना के बीच हुई गंगा जल संधि पर दस्तखत किए गए थे और यह संधि 30 सालों के लिए था जो इस साल दिसंबर में खत्म हो रहा था। यह संधि 1949 और 1988 के बीच पानी के बहाव के आकलन के आधार पर तैयार किए गए एक फॉर्मूले और एक सांकेतिक शेड्यूल के तहत तैयार किया गया। क्या इस पर आपकी निजी राय दोस्तों अवश्य कमेंट करके बताइएगा। उधर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने डील से निकाला नाम तो पाकिस्तान ने बदले अपने तेवर। ईरानी विदेश मंत्री अरागची को बुलाया इस्लामाबाद। जी हां दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच पाकिस्तान ने अपनी कूटनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची को जल्द से जल्द इस्लामाबाद आने का न्योता दिया है। पाकिस्तान का ये कदम ऐसे समय आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत को लेकर लगातार अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक इशाक डार और अब्बास अरागची के बीच बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की। इशाक डार ने अरागची को उनकी सुविधा के अनुसार जल्द पाकिस्तान आने का निमंत्रण भी दिया। दोस्तों इस्लामाबाद की कोशिश खुद को अमेरिका और ईरान के बीच एक संभावित कूटनीतिक पुल और मध्यस्थ के रूप में पेश करने की है। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक पर्दे के पीछे बातचीत और संपर्क जारी है और पाकिस्तान तनाव कम करने में भूमिका निभाना चाहता है, यानी पाकिस्तान सीधे
तौर पर युद्ध में शामिल होने के बजाय बातचीत की मेज पर अपनी जगह मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान के लिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हालिया बयानों में ईरान के साथ बातचीत के संदर्भ में सऊदी अरब, कतर और यूएई का जिक्र कर दिया, लेकिन पाकिस्तान का नाम प्रमुख मध्यस्थों के तौर पर नहीं लिया। अब यही वजह है कि इस्लामाबाद का अरागची को निमंत्रण और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पाकिस्तान शायद ये संदेश देना चाहता है कि अमेरिकी बयानों में उसका नाम भले ही ना हो, लेकिन तेहरान के साथ उसे कूटनीतिक संपर्क अभी भी सक्रिय है और अमेरिका के इन बयानों से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, यह जताना चाह रहा है दोस्तों पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान को हालांकि पूरे तरीके से बाहर नहीं किया गया है, ईरानी पक्ष पहले भी इस्लामाबाद की मध्यस्थ भूमिका का संकेत देता रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान अब सीधे तेहरान के साथ अपने संपर्कों को और मजबूत करने में जुटा है। अरागची को बुलाने के साथ साथ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष अयाज सादिक ने ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघिर गालिबाफ को भी इस्लामाबाद आने का न्योता दिया है। तो यह दोस्तों बड़ी जानकारी वही बता दें। ईरानी हुकूमत में आ गई क्या दरार, मौजतबा खामेनी ने राष्ट्रपति पेजेश्कियन को दे दी अंतिम चेतावनी। दोस्तों ईरान बीते 6 महीने से अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ रहा है। दोनों देशों के बीच तनाव अब तक कम नहीं हुआ है। इस बीच ईरान के शीर्ष नेतृत्व को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरानी हुकूमत में आई दरार अब काफी गहरा गई है और अब इस पर ईरानी सुप्रीम लीडर मौजतबा खामेनी का बयान सामने आया है। मौजतबा खामेनी ने कथित तौर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। वहीं इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के कमांडर अहमद वहीदी को अपना पूरा समर्थन भी दिया है। खामेनी ने पेजेश्कियान को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने दोबारा इस्तीफे की धमकी दी तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। वॉशिंगटन स्थित इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर बोले तो ISW ने वरिष्ठ धर्मगुरु मोहम्मद बाकिर खराजी के हवाले से बताया कि मौजूदा ने पेजेश्कियान को अल्टीमेटम दिया है कि वे इस्तीफे की धमकी देकर नीतियों को प्रभावित न करें। वहीं दोस्तों आपको बता दें दतिया उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी का बड़ा एक्शन, पूरा जिला संगठन ही कर दिया भंग। जी हां, दतिया उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने दतिया का पूरा जिला संगठन ही भंग कर डाला। जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा समेत पूरी जिला कार्यकारिणी को पद से हटा दिया है। जिले में काम कर रही सभी स्थानीय संगठनात्मक इकाइयों को भी खत्म कर दिया गया। अब यहाँ नई टीम बनाई जाएगी। इस फैसले को उपचुनाव में मिली हार के बाद संगठन में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी की ओर से जारी आदेश में जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा को तत्काल प्रभाव से पद मुक्त करने की बात कही गई है। इसके साथ ही पूरी जिला कार्यकारिणी को भी भंग कर दिया गया। इतना ही नहीं, पार्टी ने मंडल, मोर्चा, विभाग और दूसरी सभी स्थानीय इकाइयों को भी खत्म कर दिया है। यानी दतिया में अब संगठन पूरे तरीके से नए सिरे से तैयार होगा। ऐसे में इसे हार के बाद संगठन को फिर से मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों वहीं आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मदरसे नहीं दे सकेंगे कामिल फाजिल की डिग्री। क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसे योगी सरकार ने बनाया आधार। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मदरसे अब कामिल और फाजिल की डिग्रियां नहीं दे पाएंगी। यूपी सरकार इसे लागू करने के लिए पुराने कानून में संशोधन करने जा रही है। यूपी के मदरसों से मिली कामिल की डिग्री को ग्रेजुएशन यानी कि BA के बराबर माना जाता है, जबकि फाजिल की डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि MA के बराबर मानी जाती है। अब यूपी के मदरसे सिर्फ 12वीं क्लास यानी कि आलिम स्तर तक की पढ़ाई करवा सकेंगे और उसका सर्टिफिकेट दे पाएंगे। दोस्तों योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार सुबह राज्य कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़े मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसे विधानसभा में पास कराया जाएगा। यूपी सरकार ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पालन करते हुए लिया है। 5 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अंजुम कादरी बनाम भारत संघ मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि मदरसे हायर एजुकेशन की डिग्रियां नहीं दे सकते हैं। यूपी सरकार के मुताबिक कामिल और फाजिल डिग्रियां को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC से मान्यता प्राप्त नहीं है, इसीलिए इन डिग्रियों की मान्यता खत्म कर दी जाएगी। वहीं दोस्तों क्या भारत में खत्म होगी फ्री UPI सेवा। 2000 रुपए से ऊपर के पेमेंट पर लग सकता है शुल्क। दोस्तों भारत की मुफ्त UPI भुगतान प्रणाली में अब तक का सबसे बड़ा नीतिगत बदलाव होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने संसद में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट बोले तो PASSA में संशोधन के लिए प्रस्ताव पेश किया है, जिससे भविष्य में चुनिंदा UPI लेन देन पर मर्चेंट शुल्क लगाने का रास्ता साफ हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला
सीतारमण द्वारा पेश किए गए इस संशोधन के तहत फिलहाल कोई तात्काल शुल्क लागू नहीं किया गया है, बल्कि एक कानूनी ढांचा तैयार किया जा रहा है। चर्चा के मुताबिक 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर 0.3% से 0.5% तक का मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लगाया जा सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस शुल्क का बोझ आम उपभोक्ताओं पर पड़ने की संभावना नहीं है, बल्कि ये शुल्क केवल उन व्यापारियों पर लागू होने की उम्मीद है जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से अधिक है। इसका मतलब यह है कि आपके पास की छोटी दुकानों और छोटे कारोबारियों के लिए यूपीआई लेन देन पहले की तरह ही मुफ्त बना रहेगा। अब आप कहेंगे आखिर ऐसा क्यों पड़ा, शुल्क लेने की जरूरत क्यों पड़ी? तो आपको बता दे, पेमेंट इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि बिना किसी शुल्क के यूपीआई सेवाएं देना लंबे समय तक के लिए टिकाऊ नहीं है। मर्चेंट शुल्क न होने के कारण कंपनियों के लिए नई तकनीक में निवेश करना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं है दोस्तों इसको लेकर। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय? वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नया निर्देश जारी कर दिया, कह दिया कि जिन गाड़ियों का बीमा नहीं है यानी इंश्योरेंस नहीं है उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिना थर्ड पार्टी बीमा के चल रही गाड़ियों पर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्देश दिया है। जिनके गाड़ी के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तक नहीं होंगे दोस्तों, उन सभी को पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा, चाहे पेट्रोल हो या डीजल या सीएनजी, कुछ भी दोस्तों नहीं दिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। क्या इन मुद्दों पर आपकी राय? अवश्य कमेंट करिएगा। रिक्वेस्ट है जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।